So, hello everyone, welcome to Glorious Academy. Myself, MD Kauser. If you want to join Glorious Academy, you can contact at this given number. So, let's start our today's video, everyone. Now, today's video is special for the students of हिस्ट्री ऑनर्स। तो हिस्ट्री ऑनर्स में जो एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो कमाल का होने वाला है, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं इसमें आपको हिस्ट्री का कुछ बेसिक्स बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत काम आने वाला है एवरीवन। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि क्या टॉपिक है। यू कैन सी हियर कि टॉपिक लिखा हुआ है व्हाट इज रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट नाउ एवरीवन। वी डू नॉट नो अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब स्टूडेंट की इसमें क्या गलती है? वी डू नॉट नो, हम लोग नहीं जानते अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, है कि नहीं? अब हम लोग मॉडर्न जमाने में पैदा हुए, हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिया का एंशियंट हिस्ट्री क्या था? हमारे कदीम जमाने का, मतलब एकदम पुराने जमाने का, आज से 3000 साल पहले, 4000 साल पहले का इंडियन हिस्ट्री क्या था? हाउ डू वी नो? हमको तो पता नहीं चल सकता। या फिर ये मान लेते हैं कि व्हाट शुड वी डू टू नो द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब हमें, चलिए मान लेते हैं हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट चाहते हैं भाई कि हमें इंडिया का पास्ट का हिस्ट्री का पता चले, बट कैसे? व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए? वी वर नॉट बॉर्न एट अ टाइम, ऑब्वियसली हम लोग तो उस जमाने में पैदा हुए नहीं थे। हम लोग किस जमाने में पैदा हुए? बट हमें उस जमाने का, उस दौर का, उस पीरियड का हमें हिस्ट्री जानना है। तो कैसे जाने भाई? स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? घबराइए मत। अभी भी आपके जहन में ये सवाल है कि हाउ कैन वी नो द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया? भाई कैसे जाने? तो टेंशन वाली बात है कि एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री जाने तो कैसे जाने? बट डोंट वरी, वी कैन रिकॉन्स्ट्रक्ट इट, यू नो। अगर हमें हिस्ट्री पता नहीं है तो हम उस हिस्ट्री को रिकॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। रिकॉन्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्ट्रक्ट का मतलब होता है कि आपको कुछ हिंट मिलेंगे, आपको कुछ क्लूज मिलेंगे, आपको कुछ सबूत मिलेंगे। उन सबूत के बेसिस पर जब पास्ट के हिस्ट्री को फिर से बिल्ड किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। अब देखिए, आज के मॉडर्न पीरियड में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, आज हमारे पास इंटरनेट है, आज हमारे पास बुक्स हैं, आज हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है, आज से 100 साल आने वाले आराम से जान सकते हैं, क्योंकि आज जो कुछ भी चल रहा है वो हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो रहा है, इंटरनेट पर रिकॉर्ड, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, बुक्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन है। तो आज का हिस्ट्री जानना डिफिकल्ट नहीं है। बट 3000 साल पहले, 4000 साल पहले का हिस्ट्री हम कैसे जाने? उस जमाने में तो यू नो एवरीवन, सही से बुक्स भी नहीं होते थे। उस जमाने का कोई इंसान भी जिंदा नहीं है जो हमें बता सके। और सबसे बड़ी बात, हम उस जमाने में, उस दौर में पैदा भी नहीं हुए थे। तो ऑब्वियसली कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है उस जमाने का हिस्ट्री जानने के लिए। ठीक है, अभी आप 2023 में हो, आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ना है, आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ना है, जो कि हार्डली 100 साल अभी हुआ है इस वर्ल्ड वार का। तो आप आराम से पढ़ सकते हो इंटरनेट पर, बुक्स पर। बट एवरीवन, उस दौर का क्या? तो उस दौर के बारे में हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो मिलना थोड़ा मुश्किल है, इनडायरेक्ट हमें कुछ सबूत मिलते हैं। तो हिस्टोरियंस क्या करते हैं? उन इनडायरेक्ट सबूत को इकट्ठा करते हैं और उन सबूत को इकट्ठा करके उस पर रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके वो उस जमाने का, उस दौर का हिस्ट्री को फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। मतलब कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है तैयार करना, बनाना, और रिकॉन्स्ट्रक्ट का मतलब होता है फिर से बनाना। ऑब्वियसली जब कोई चीज बना हुआ है तो उसको फिर से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर से बनाने की जरूरत उसको पड़ेगी जो बना नहीं है। तो हमें पास्ट का हिस्ट्री उतना डिटेल में पता नहीं है, इसलिए हिस्टोरियंस को अलग अलग सबूत के बेसिस पे पास्ट के हिस्ट्री को फिर से बनाना पड़ता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्ट्रक्ट। मींस वी कैन री नो इट, ताकि हम तो जानते नहीं,
फिर से हम लोग कोशिश करके जान सके। इस तरह वी कैन रीबिल्ड इट। रिकॉन्स्ट्रक्शन से क्या होगा, हम लोग हिस्ट्री को फिर से बिल्ड कर सकते हैं, हम लोग हिस्ट्री को फिर से जान सकते हैं। ये काम हमारा नहीं होता, ये काम हिस्टोरियंस का होता है, हम लोगों को इसके बारे में नॉलेज गेन करना है। बट एक सवाल पैदा होता है कि हाउ, किस तरह से हिस्टोरियंस हिस्ट्री को बिल्ड करते हैं, है कि नहीं? तो चलिए, रिकॉन्स्ट्रक्शन तो समझ में आ गया। अब रिकॉन्स्ट्रक्शन का सोर्सेस क्या होता है, बड़ा ही शॉर्ट वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे होता है रिकॉन्स्ट्रक्शन। कम ऑन, नीचे चलते हैं। यस, आप थोड़ा ये वाला सेक्शन देखिए। बट हाउ, यस, सोर्सेस फॉर द रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हमारे एंशिएंट इंडिया के हिस्ट्री को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने का, यू कैन सी एवरीवन, हमारे एंशियंट इंडिया के हिस्ट्री को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने का दो सोर्सेस होता है। कितना सोर्सेस होता है? दो। अभी सिर्फ नाम जानेंगे आप लोग, नाम को ब्रेन में रखेंगे, फिर डिटेल में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले यहां पे मेंशन है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। याद रखना, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को अगर आप रिकॉन्स्ट्रक्ट करना चाहते हो तो दो ही तरीका है। एक तरीका को बोलते हैं हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, और एक तरीका को हम लोग, दूसरा तरीका को बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है भाई, और लिटरेरी सोर्सेस क्या है भाई, एकदम शॉर्ट में समझाते हैं बच्चे वाले लैंग्वेज में। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब होता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब जो जमीन की खुदाई करते हैं। अब जमीन का खुदाई हम लोग भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, वो पहले रिसर्च करते हैं, वो किसी हिस्टोरिकल प्लेस में जाते हैं और अपने रिसर्च के बेसिस पे किसी जगह पर खुदाई करते हैं। खुदाई के जरिए उनको कुछ सबूत मिलता है, उनको कोई पत्थर मिलता है, उनको कुछ भी मिलता है, फिर उसको वो लैब में ले आकर के रिसर्च करते हैं और इस तरह से हिस्ट्री को वो फिर से रिक्रिएट करते हैं। यह प्रोसेस कहलाता है आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और दूसरा प्रोसेस है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस का मतलब होता है रिटन, लिखा हुआ। ओके ना, उस जमाने में थोड़ा बहुत तो बुक्स था, सारा बुक्स नहीं था, बट कुछ ना कुछ जैसे जैसे टाइम बीता, लोगों को लिखना आ गया एवरीवन। जब लोग लिखना आ गया तो बहुत सारे लोग बुक्स लिखने लगे। तो जमाने का पूरा तो बुक्स अवेलेबल नहीं है, जो कुछ भी बचा कुचा पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस। फॉर एग्जांपल, कि कौटिल्य की एक अर्थशास्त्र की किताब एग्जांपल ले लीजिए। ये हमें एंशिएंट इंडिया के पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के बारे में डिटेल में नॉलेज देता है। अब जो किताबें होती हैं जिससे हमें पास्ट का नॉलेज मिलता है, वो तो खुदाई के जरिए नहीं ना मिलेगा। अगर खुदाई के जरिए मिलता भी है तो उस पर रिसर्च नहीं किया जाएगा ना, वो तो ऑलरेडी बुक के शेप में उसमें इंफॉर्मेशन है। तो चूंकि उसको हाथ से लिखा गया है तो वो लिटरेरी सोर्सेस में आएगा। बात समझ में आ गई? और एक बात जान लें कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आपका फर्दर 3 पार्ट आते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस का मतलब जो जमीन से खुदाई के जरिए निकलता है या फिर जमीन के ऊपर ही पाया जाता है। तो पहला आता है कॉइन्स। ओके, कॉइन समझते हैं, सिक्के। बहुत सारे खुदाई के जरिए कॉइन्स भी मिलते हैं। दूसरा आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या है भाई? इंस्क्रिप्शन कहते हैं पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को। किसी जमाने में कोई पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा था, कोई किंग ने उस पर इंफॉर्मेशन लिखवाया था, वो जमीन के अंदर दब गया, खुदाई के जरिए वो इंस्क्रिप्शन निकला, उसमें पूरे जमाने का हिस्ट्री लिखा हुआ है। और मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स मतलब कोई बचा कुचा बिल्डिंग जो आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले का कोई मंदिर बच गया, या फिर कोई बिल्डिंग बच गया, कोई महल बच गया, उसका टूटा फूटा पार्ट बच गया, और उससे हमें जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो मॉन्यूमेंट्स कहलाता है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में 3 आते हैं। और एवरीवन, लिटरेरी सोर्सेस में यू कैन सी, लिटरेरी सोर्सेस तो रिटन को बोलते हैं ना बाबू। तो लिटरेरी सोर्सेस में आपके आते हैं 2। एक को हम लोग बोलते हैं इंडिजिनस सोर्सेस और एक को हम लोग बोलते हैं फॉरेन सोर्सेस। मतलब इंडिजिनस सोर्सेस भी बुक्स होते हैं, फॉरेन सोर्सेस भी बुक्स होते हैं, बट डिफरेंस ये है, एक देसी है, एक विदेशी है। इंडिजिनस सोर्सेस का मतलब देसी सोर्सेस, फॉरेन सोर्सेस का मतलब विदेशी सोर्सेस। मतलब ये कि अभी अगर हमें एंशिएंट इंडिया का हिस्ट्री जानना है बुक्स के द्वारा, तो बुक्स में भी 2 कैटेगरी है। एक इंडिजिनस सोर्सेस है, मतलब कुछ बुक्स जिसे हमारे इंडिया के राइटर ने लिखा, और फॉरेन सोर्सेस कुछ बुक्स जो इंडिया के हिस्ट्री से रिलेटेड है, बट उसको फॉरेनर्स ने लिखा। समझ में आ गया? मतलब हमारे देश का जो हिस्ट्री है ना, उस पर जितने बुक्स अवेलेबल हैं एंशिएंट इंडिया के, वो सारे बुक्स को 2 पार्ट में बांट सकते हैं।
है सारे बुक इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, बट उसमें से कुछ बुक्स को इंडियन हिस्टोरियंस ने लिखा, कुछ बुक्स को फॉरेनर्स ने लिखा। तो जो इंडियन हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी हुई किताब है वो इंडिजिनस सोर्सेस में आती है, जो फॉरेन राइटर के जरिए, बहुत सारे ऐसे फॉरेन हिस्टोरियंस थे या फॉरेन स्कॉलर्स थे जो इंडिया में आए, जैसे फाहियान का नाम ले लीजिए, ह्यून सांग का नाम ले लीजिए, ये लोग चाइनीज स्कॉलर्स थे, इब्ने बतूता का नाम ले लीजिए, अरेबियन स्कॉलर थे, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो इंडिया में आकर के इंडिया में रहे और इंडिया के हिस्ट्री से रिलेटेड वो बुक्स भी लिखे। उनका बुक्स इंडिया से रिलेटेड ही लिखे, बट वो थे फॉरेनर, तो वो भी तो लिटरेरी सोर्सेस हुए ना, तो उनको हम लोग फॉरेन सोर्सेस मानते हैं, तो वो भी लिटरेरी सोर्सेस में आता है। इंडियन राइटर भी इंडिया के बारे में लिखे, फॉरेन राइटर भी इंडिया के बारे में लिखे, बट बुक्स चूंकि देसी विदेशी में इसको हम लोग कैटेगराइज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से एवरीवन हिस्टोरियन क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के द्वारा, लिटरेरी सोर्सेज के द्वारा हिस्ट्री को रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं और हमें एंशिएंट इंडिया के हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। बात समझ में आया एवरीवन? और नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबल हुआ तो मैं आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। भी के लिए इतना enough. Thank you so much for watching the video. If you have any doubt, then please ask in the comment section. And don't forget to subscribe and share this video with the needy and interested students, especially of history honors. Thank you.